ओके, देन गुड मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउ। जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे करते रहेंगे। आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हो सके तो अपना वीडियो ऑन रखें, अपना ऑडियो ऑफ रखें। वीडियो ऑन रखेंगे तो आपके फेस एक्सप्रेशन से मुझे आइडिया लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। और अगर मुझे कहीं लगेगा दिक्कत है तो मैं आपसे वहाँ पे इंटरवीन करने के लिए कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इसके ये कहाँ से आया, इसकी अभी अचानक जरूरत क्यों पड़ी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में ले जाऊंगा। इफ यू कैन से दिस इज अ डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट अप्रैल 2023 में आ गया था। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये 106 पेज का डॉक्यूमेंट है जो अप्रैल 2023 में आ गया था। इसके ऊपर बहुत सारे सेशंस, वर्कशॉप्स हम लोगों ने लिए थे। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव अटेंडेड इट और नॉट। और इसके ऊपर यूजीसी ने भी बहुत सारे सेशंस दिए, एआईसीटीसी ने भी बहुत सारे सेशंस दिए, और बहुत सारे जितने भी रेगुलेटरीज बॉडी है उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप सेमिनार्स इसके ऊपर कराए थे, सो दैट कि पीपल कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज ऑल अबाउट। अब बात आती है कि जब ये अप्रैल में आया था एंड देयर वाज लॉट ऑफ टॉक ऑन दिस डॉक्यूमेंट, तो अब जरूरत क्यों पड़ी। तो अब क्यों जरूरत पड़ी उसके लिए मैं जाता हूं, आपको एक डॉक्यूमेंट और शो करता हूं। 28 ऑफ लास्ट मंथ, 28 नवंबर 2023 को सीबीएसई ने एक ये 22 पेज का, इफ आई एम करेक्ट 22 पेज का एक डॉक्यूमेंट, एक सर्कुलर निकाला, जो स्कूलों के पास गया, प्रिंसिपल्स के पास गया, और उनसे कहा गया इसको पढ़ें और अकॉर्डिंगली अपना जवाब दें। ये डॉक्यूमेंट था। और अगर मैं सही तो 5 तारीख, इसकी 5 दिसंबर लास्ट डेट थी इस डॉक्यूमेंट का जवाब देने के लिए। इफ यू कैन रीड द लास्ट लाइन of this circular, first page, last line, 5th December 2023, that was the last day to reply to CBSE। अब इसके बाद बहुत सारा क्यूरियोसिटी मार्केट में आई, कहते हैं ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आ गई कि हाँ जी ये क्या है, क्यों है, कैसे चलेगा, क्या होगा, बहुत सारी चीजें जो है इसके ऊपर आई। तो उसी को हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट पूरा क्या था, ये क्या कहता है, इसको अगर हमें स्कूल में अप्लाई करना है तो कैसे करना है, ये सारी चीजें हम इसको समझेंगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। आई होप इसका बैकग्राउंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फ्रॉम वेयर दिस डिस्कशन स्टार्टेड। ठीक है, तो आई एम स्टार्टिंग विद माय पीपीटी। और जहां पे भी आपको जरूरत लगे, जब भी आपको लगे, आई विल टेक 40-45 मिनट्स। इस 40-45 मिनट्स में जहां पे भी आपको जरूरत लगे यू कैन आस्क। तो कि हाँ, अगर आपको लगे कि थोड़ा सा मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन एडुट्री के बारे में आपको बताऊंगा, फिर मैं नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की हिस्ट्री बताऊंगा, हाउ एनईपी एंड नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क इज रिलेटेड, हम इस पे बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा बात करेंगे कि मेन पॉइंट्स क्या है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का, स्कीम ऑफ स्टडी क्या है, क्रेडिट के डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कैसे हैं, और फिर हम क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके ऊपर। ये सारी चीजें हम लेने की कोशिश करेंगे वन बाय वन। और कोशिश मैं करूंगा कि इस डॉक्यूमेंट में जो कुछ है, दिस 108 पेज के डॉक्यूमेंट में, वॉट एवर इज नेसेसरी फॉर स्कूल एजुकेशन, आप लोगों के लिए जो जरूरी है। आई हैव नॉट टेकन द कंसेप्ट हायर एजुकेशन वाला, मैंने हायर एजुकेशन को मैंने इग्नोर कर दिया है। हायर एजुकेशन को मैं नहीं डिस्कस करूंगा आज। आज मैं केवल और केवल स्कूल एजुकेशन को डिस्कस करूंगा, वो भी मेरे 9, 10, 11, 12, बिकॉज अभी सीबीएसई ने इसको 9, 10, 11, 12 के लिए कहा है। तो मैं उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता हूं जिसका नाम है एडुट्री। हम लोग स्कूलों में जाके बच्चों की करियर काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे टीचर्स ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप्स प्रोग्राम कराते हैं, और फाइनेंशियल लिटरेसी पे वर्क करते हैं, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और फाइनेंशियल लिटरेसी बच्चों को स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 हम लोग बच्चों के साथ वर्क करते हैं, टीचर्स के साथ वर्क करते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स के साथ भी हम लोग इस पे वर्क करते हैं। हमने अभी हमारी 4 ब्रांचेज हो गई हैं। दिल्ली में हमारी सबसे पुरानी ब्रांच है, हमने वाराणसी में भी खोल दिया, पठानकोट में खोल दिया, लखनऊ में खोल दिया। तो हम लोग लगभग लगभग कोशिश कर रहे हैं कि पैन इंडिया हमारी प्रेजेंस हो, और आपको जब भी जहां से भी हेल्प की जरूरत हो हम उसको करने की कोशिश करते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एक सर्टिफिकेट आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसा सर्टिफिकेट आपको आफ्टर दिस सेशन आपके ईमेल पे आ जाएगा। हो सकता है आज ना आए,
1 वीक का टाइम लगता है, लेकिन आपके पास आ जाएगा। अगर एनी वन ऑफ यू कुड नॉट रिसीव द सर्टिफिकेट, आप मुझे 1 हफ्ते के बाद जरूर एक मैसेज डाल देंगे, सर आई हैव नॉट रिसीव्ड माय सर्टिफिकेट। ये ध्यान रखना कि जो ईमेल आईडी आपने रजिस्ट्रेशन में दिया होगा उसी पे आएगा, प्लस वॉट एवर द नेम यू हैव रिटन, अगर आपके नाम की स्पेलिंग गलत होगी तो वो गलत आईडी पे ही आएगा और गलत नाम से ही आएगा, बिकॉज दिस प्रोसेस इज टोटली ऑटोमेटेड, उसमें मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। नाउ इट कैन नॉट बी करेक्टेड। ठीक है, इसको हमें ध्यान रखना है। नाउ शुरू करते हैं इस डॉक्यूमेंट को। मैंने आपसे बताया कि अप्रैल 2023 में एक 11 मेंबर कमेटी थी। इस कमेटी के हेड थे डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी। आई एम रिपीटिंग, डॉक्टर निर्मलजीत सिंह कलसी। ये वोकेशनल एजुकेशन जो हमारी बॉडी है उसके भी हेड है। इनके चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी। उस कमेटी ने टोटल 11 मेंबर कमेटी थी। इसमें सीबीएसई के लोग भी थे, यूजीसी के लोग भी थे, जितने भी हमारे एजुकेशनल बॉडीज है सबके हेड्स इसके अंदर थे। कुछ मिनिस्ट्रीज भी थी इसके अंदर, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड ऑल, उनके सेक्रेटरीज भी थे। उनके चेयरमैनशिप में कमेटी ने नेशनल क्रेडिट पॉलिसी बनाया। अब जब अप्रैल में बनाया वहां तक तो ठीक था, लेकिन यू नो गवर्नमेंट हमारी कैसे काम करती है। अप्रैल से नवंबर तक सब सो रहे थे। अचानक 24th of November 2023, आई एम रिपीटिंग दिस डेट, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, 24th of November 2023। इस डेट पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीबीएसई को एक लेटर लिखा कि जी एक वो नेशनल क्रेडिट पॉलिसी आई थी, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क आया था, उसका क्या हुआ, आप क्या कर रहे हैं अचानक से। अब हमें, आपको पता है सीबीएसई तो कितना फास्ट काम करता है, 4 दिन के अंदर 28 नवंबर 2023, 4 डेज के अंदर सीबीएसई ने एक कमेटी बनाई जिसके हेड जो थे सीबीएसई के चेयरपर्सन थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी निकाल दी, उन्होंने एसओपी भी बना दिया और 28 तारीख को उन्होंने स्कूलों को भेज भी दिया कि जी हम ये करने जा रहे हैं, आपका अपना कोई सुझाव है तो हमें बताइए। ये सर्कुलर 28 तारीख को उन्होंने निकाला था। कुछ स्कूलों में 29 को आ गया होगा, कुछ में 30 को आ गया होगा, डिपेंडिंग अपॉन आप किस एरिया में थे। आप सबके स्कूल में सर्कुलर आया है। एज पर दिस सर्कुलर की ब्यूटी देखिए कि 4 दिन के अंदर उन्होंने एसओपी बना दिया, पहली बात तो। फिर 5 दिन के अंदर वो आपसे रिप्लाई भी मांगते हैं, और उस सर्कुलर में क्या लिखते हैं कि जी 11th में और 9th में, यहां से सुनिएगा मेरी बात, 11th में और 9th में तो आपको इसको इसी साल से इंप्लीमेंट करना है, और 10th एंड 12th में अगले साल से इंप्लीमेंट करना है। 6th 7th 8th एंड अदर क्लासेस के बारे में उसमें अभी नहीं बताया गया कि कब से इंप्लीमेंट करना है। लेकिन जो जनरली स्कूल में क्या होता है, 9th 11th दिसंबर जनवरी तक खत्म हो जाती है, फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं। कुछ स्कूलों में तो फरवरी से ही 12th शुरू कर देते हैं, कुछ में मान लो एज पर सीबीएसई नॉर्म्स अप्रैल से करना चाहिए, तो वो करते हैं। लेकिन जब साल का एंड हो रहा है, अब ये क्रेडिट पॉलिसी या क्रेडिट फ्रेमवर्क कैसे अप्लाई होगा पता नहीं, लेकिन एज पर द सर्कुलर वो कहते हैं कि 9th और 11th में इसी साल से आपको इंप्लीमेंट करना है। दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द सर्कुलर, दो दे हैव proposed this कि this is to be applied in class 9th and 11th from the current session। नो डाउट सभी स्कूल्स के डायरेक्टर्स ने, प्रिंसिपल्स ने रिप्लाई भेजा होगा। अब रिप्लाई के बाद देखते हैं कि उनका क्या आता है। अगर वो कहते हैं करना होगा तो करना ही पड़ेगा, और अगर वो मान लो कहते हैं नहीं जी नेक्स्ट ईयर से करना होगा, तो अब नेक्स्ट ईयर आने में भी ज्यादा टाइम नहीं बचा, वी आर इन दिसंबर, फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स तो किसी हालत में करना ही करना है। तो यू एज ए टीचर, एज ए कोऑर्डिनेटर, एज ए प्रिंसिपल, यू शुड बी रेडी कि हाँ जी ये नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है, किस क्लासेस में क्या चीजें होंगी, इसको हम जानने की कोशिश करें। थोड़ा सा मैं आपको एनईपी में कैसे नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क पे लेके जाता है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। अगर आप एनईपी का पेज नंबर 5 पढ़ेंगे, जहां पे एनईपी के ऑब्जेक्टिव्स को, एनईपी के की पॉइंट्स को किया गया, हाईलाइट किया गया, पेज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 40 पेज का डॉक्यूमेंट है एनईपी का, उसका पेज नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं, पहला ही लाइन में कहते हैं, यूनिक कैपेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करिए, नॉन एकेडमिक्स जो चीजें हैं बच्चों को, उसको भी एसेस करिए, उसको भी रिकॉर्ड करिए। कहते हैं बच्चों को अपने ओन पाथ पे
अपना ओन, जो कहते हैं ना कि कोई बच्चा धीरे पढ़ता है, कोई तेज पढ़ता है, कि जल्दी से कोर्स खत्म कर लेता है, इसका आप प्रोविजन कीजिए कि कर रहे, वो प्रोविजन बच्चे के पास होना चाहिए। करिकुलर एक्टिविटीज के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी आपको अकाउंट करना है। जनरली हम क्या करते हैं, एक मैच कराया, मैच कराने के बाद हाँ जी अवार्ड दे दिया, काम खत्म। अकाउंटिंग उसकी कहाँ होती है, रिकॉर्डिंग कहाँ होती है। वोकेशनल एंड नॉन वोकेशनल कोर्सेज, एकेडमिक कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज को कैसे हम इंटीग्रेट करें, होलिस्टिक एजुकेशन पे कैसे हम जाएं, ये सारी चीजें एनईपी के ऑब्जेक्टिव्स में वहां पे लिखा, टारगेट में लिखा है कि अगले सालों में हमें इन चीजों को अचीव करना है। पेज नंबर 5 को ही अगर आप आगे पढ़ेंगे एनईपी का, तो वो कहता है रोट लर्निंग पे से हटकर हमें जो है कि स्किल बेस्ड लर्निंग पे जाना है। बच्चे के अंदर डिसीजन मेकिंग आना चाहिए। हमारी एजुकेशन सिस्टम की डिसीजन मेकिंग कितनी अच्छी है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है। मैं एक एग्जांपल देख रहा था, सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में आया, मैं 20 साल तक स्कूल में कॉमर्स टीचर रहा। 20 साल तक कॉमर्स में हमारा एक सब्जेक्ट होता था बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडी में एक चैप्टर होता था प्लानिंग। 20 साल तक लगातार हमने प्लानिंग पढ़ाया। कैसे पढ़ाया, व्हाट इज प्लानिंग, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द डिमेरिट्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्लानिंग, ये सब पढ़ाया। कभी प्लानिंग न किया, न बच्चों से करवाया। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, जिस बच्चे के 99 मार्क्स आते या 100 मार्क्स भी आए प्लानिंग के चैप्टर में या बिजनेस स्टडी में, उसको भी बेचारे को प्लानिंग करना नहीं आया। लेकिन प्लानिंग तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं इंडिया में। तो उसी तरह हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। अब हम इसके लिए किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को ब्लेम नहीं करेंगे, हमारा चलता आ रहा है। इसीलिए हमारी एजुकेशन और हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट में बहुत गैप है, तो उसी को फुलफिल करने की एक कोशिश है। जैसे ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो है उस पर वर्क करना, डिग्निटी ऑफ लेबर, हमारे को सबको, हर के घर में मेड है, ड्राइवर है, लेकिन क्या हम डिग्निटी ऑफ लेबर पे वर्क कर रहे हैं? नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली हमें मेड ड्राइवर मिलने बंद हो जाएंगे। जैसे अमेरिका में नहीं मिलते वैसे इंडिया में भी नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। हमें उनके लेबर को रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो ये पता चलेगा ये वो डायनासोर की वो प्रजाति हो जाएगी जो कि कभी एग्जिस्ट करती थी। ये हमें जानना पड़ेगा। ये और यहाँ पर जब ये असेसमेंट की बात करते हैं, पेज नंबर 5 ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात करते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट वो जो आपने सीसी में पढ़ा था, जो आप लोगों को लगता था कि ये तो केवल कागज बनाने हैं, कागज बनाने हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कागज बनाना चाहते हैं या एक्चुअल में करना चाहते हैं। एक्चुअल में हमें सीसी क्यों खराब लगा, क्योंकि हमें लगा कागज बनाने। सीसी ने कभी नहीं कहा था आपको कागज बनाने। सीसी की मजबूरी थी कि आप जो करें उसको अकाउंट करें। लोगों ने किया नहीं और कागज बनाए, तो लोगों ने कह दिया सीसी जो है कागज बनाना है। तो ये ठीक है, वो तरीका था। तो लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट तो बच्चों के करने पड़ेंगे, तभी हम इसको समझ पाएंगे, तभी हम इसको जान पाएंगे। ये एनईपी कहता है। आगे हम मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं। अब देखिए, क्रेडिट फ्रेमवर्क की जरूरत क्यों महसूस हुई। 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, बच्चा ईयर वाइज क्या पढ़ता है वो कहीं पे जाके एकुमुलेट नहीं होता। मेरे पास 10th में क्या मार्क्स थे, 12th में क्या मार्क्स थे, शायद मैं अपने सीवी में कहीं लिखता हूं, लेकिन मैंने 5th में क्या किया, 6th में क्या किया, 7th में क्या किया, 8th में क्या किया, 9th में क्या किया, 11th में क्या किया, ये कहीं अकाउंट नहीं होता। इसका कोई रिवॉर्ड या इसका कोई पनिशमेंट बच्चे को फ्यूचर में नहीं मिलता ना। दूसरा, स्कूल और कॉलेज 2 अलग अलग चीजें बन के रह गई हैं। न स्कूल का कॉलेज से कोई रिलेशन है, ना कॉलेज का स्कूल से कोई रिलेशन है। इनको कैसे आपस में इंटीग्रेट करें, इनको कैसे आपस में रिलेट करें, इनको कैसे आपस में ज्वाइन करें, सो दैट स्कूल वाला कॉलेज के महत्व को समझ जाए और कॉलेज वाला स्कूल के महत्व को समझ जाए। मैं कल एक सेशन में था, मैंने ये देखा, हर आदमी का यही है, जब जो टीचर 11th में पढ़ाता है वो हमेशा ये कहता है कि पता नहीं है 10th से कैसे पास होके चले आए, पता नहीं कैसे चले आए, हमें कितनी दिक्कत हो रही है। और जो पर्सन कॉलेज में पढ़ाता है, प्रोफेसर्स को बोलो स्कूल वाले पता नहीं क्या करते हैं, ये सब बच्चे आ गए 99 मार्क्स हैं लेकिन दे आर ऑफ नो यूज, ऐसी ऐसी टर्मिनोलॉजी उनकी होती है, पता नहीं क्या करते। इस प्रोसेस को अगर आपको इसको दूर हटना है तो स्कूल कॉलेज को आपस में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। स्कूल को समझना पड़ेगा कॉलेज की क्या रिक्वायरमेंट है और कॉलेज को समझना पड़ेगा स्कूल की क्या सिचुएशन है। तो ये जब तक नहीं होगा तब तक
एजुकेशन जो है बेटर नहीं हो पाएगा। दैट इज द रीजन देयर इज अ नीड ऑफ क्रेडिट फ्रेमवर्क। उसके बाद जो तीसरी बहुत चीज है, डिफरेंट चीज है, वो है आपके एरिया वाइज चीजों को लिंक करना। आपने स्कूल में देखा होगा, एक मैथ्स के टीचर क्लास पढ़ा रही है, अचानक एक बच्चा कहता है मुझे फुटबॉल खेलने जाना है या मेरा मैच है। टीचर, मैथ्स के टीचर को इतना तेज गुस्सा आता है जो आप सोच नहीं सकते। मैंने उस सिचुएशन को बीइंग अ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्कूल बहुत बार टैकल किया है। बहुत बार मेरे पास आता था बच्चा रोते हुए आता था मुझे जाना है, टीचर रोते हुए आते थे कि हाँ जी सर मैं पढ़ाऊंगी नहीं तो ये फेल हो जाएगा या मेरा रिजल्ट खराब होगा, बहुत चीज। अब क्या, उस समय सिचुएशन को टैकल करना वो अलग चीज होती है, लेकिन एक सिस्टम को ऐसा बनाना कि नहीं जी किस चीज की कब रिक्वायरमेंट है, क्या ये बच्चे का खेलना यहाँ पे जरूरी है या नहीं है, क्या टीचर का पढ़ाना यहाँ पे जरूरी है कि नहीं है, ये चीजें, क्योंकि एक दूसरे के महत्व को समझना पड़ेगा तभी ये चीजें हो पाएंगी। है नहीं, रिलेशन ही नहीं है। मैथ्स के टीचर को ये नहीं पता स्पोर्ट्स क्या है, क्यों है, कैसे है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और स्पोर्ट्स वाले को ये नहीं पता कि हाँ जी मैथ्स के टीचर की क्या प्रॉब्लम है, अगर मैं बच्चे को बार बार क्लास से निकाल लूंगा तो बच्चे का रिजल्ट में क्या फर्क पड़ेगा या आगे जाके क्या दिक्कतें आएगी। ये दोनों ही आपस में कहीं से रिलेशन है ही नहीं। सब लोग अपने काम में लगे हुए हैं, परफेक्ट तरीके से अपना काम करते हैं। जी मैं स्पोर्ट टीचर हूँ, मैं अपना स्पोर्ट्स बहुत अच्छे से करूंगा, और मैं मैथमेटिक्स टीचर हूँ, मैं अकाउंटेंसी टीचर हूँ, आई विल बी डूइंग माई वर्क इन अ परफेक्ट मैनर। इसी तरीके से हम चलते आ रहे हैं, यही हमारा काम करने का तरीका बन चुका है। तो इस चीज को कैसे इनको आपस में इंटीग्रेट करना है, वोकेशनल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को, एकेडमिक्स को, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इंटीग्रेट करना है। ऐसा न हो कि स्कूल में एनुअल फंक्शन है और कोऑर्डिनेटर कहते हैं या वाइस प्रिंसिपल कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं कि अगले 2 हफ्ते तक प्रिपरेशन होगी, तो और जो एकेडमिक टीचर है उनको गुस्सा आ रहा है, ये क्या हो रहा है, हमारा सिलेबस कैसे होगा, हमारा रिविजन कैसे होगा। और जब एकेडमिक टीचर कहते हैं नहीं जी अब बोर्ड का टाइम है, अब बच्चों को पढ़ाना है, तो जो दूसरे टीचर हैं जो स्पोर्ट्स वाले हैं और या जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाले हैं, उनको ऐसा लगे कि हाँ यार ये क्या हो रहा है। तो इनको आपस में इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए ही नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज जब तक एक दूसरे के महत्व को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, एक दूसरे की जरूरतों को नहीं समझेंगे, एक दूसरे के लिमिटेशंस को नहीं समझेंगे, तब तक स्कूल को हम एक अच्छा सिस्टम नहीं काम करेगा, वहां पे इंडिविजुअल काम करेगा। और जब तक इंडिविजुअल काम करते हैं तब तक ये दिक्कतें रहेंगी। जब सिस्टम काम करना शुरू कर देता है तो ये दिक्कतें खत्म हो जाती है ना। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के पहले हम मेन पॉइंट्स को लेंगे कि मेन पॉइंट्स इसके क्या क्या है, ये क्या कहता है। पहली चीज, सबसे पहला चीज ये है कि जो क्रेडिट है और जो मार्क्स है ये दो अलग अलग चीजें हैं। क्रेडिट और मार्क्स इंडिपेंडेंट है। ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे के 99 आएंगे उसके क्रेडिट भी फुल होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे के मार्क्स तो 100 आए लेकिन उसके जो क्रेडिट है वो केवल 50% है। ऑन द अदर हैंड दूसरे बच्चे के मार्क्स केवल 30, 40, 50% है लेकिन उसके जो क्रेडिट है वो 100% या 95% हो सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब बीइंग अ टीचर, बीइंग अ कोऑर्डिनेटर, बीइंग अ वाइस प्रिंसिपल, बीइंग अ प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, यू शुड बी नोइंग दैट कि मार्क्स बच्चा जो ला रहा है उसको क्रेडिट में कन्वर्ट ना करें। अगर आप करेंगे तो इसका पूरा औचित्य ही खत्म हो जाएगा, ये जो पर्पज है वो पूरा खत्म हो जाएगा। फिर हम और आप जिसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो एम्प्लॉयबल हो, लेकिन अगर हम अपने काम को पूरी तरीके से नहीं करेंगे तो आगे जाके दिक्कत आएगी। अगर आप बच्चे को मार्क्स को क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे, और मुझे पता है कितना भी कहने के बाद, कितना भी दिखाने के बाद लोग करेंगे, लोग करेंगे। तो अब दूसरी चीज, एक ABC बनेगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जैसे आपका अपना बैंक होता है जिसमें आप नोट जमा करते हैं, वैसे ही एक ABC होगा, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें बच्चे के क्रेडिट्स डिपॉजिट होंगे। कितने क्रेडिट होंगे, कैसे होंगे, मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे बताऊंगा। तो बच्चे के क्रेडिट्स कहां जमा होंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जो कि डिजी लॉकर से लिंक होगा। हर साल बच्चे को 1200 घंटे, आई एम टॉकिंग अबाउट द हायर क्लासेस, छोटी क्लासेस में 1000 घंटे और 800 घंटे भी है इन 1 2 3 4, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट 6 7 8 9 10 11 12। हर साल बच्चे को 1200 आवर्स का टीचिंग लर्निंग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जामिनेशन प्रोसेस, द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस विल बी ऑफ 1200 आवर्स एवरी ईयर। और हर साल बच्चे को 40 क्रेडिट्स मिलेंगे, 40 नोट मिलेंगे। अभी मैं बताऊंगा नोट कैसे होंगे, क्या होंगे।
हर बार जो बच्चा काम करेगा, जैसे सपोज मैं एक लेबर हूं, मैं कहीं काम करता हूं, 1 घंटे काम किया तो मुझे 2 नोट मिल गए या 1 नोट मिल गया। उसी तरह जब बच्चा काम करेगा, बच्चा वर्कशॉप करेगा, बच्चा सेमिनार करेगा, बच्चा प्रोजेक्ट्स करेगा, बच्चा इंटर्नशिप्स करेगा, बच्चा ग्रुप वर्क करेगा, बच्चा असाइनमेंट करेगा, तो उसको आप जो है नोट देंगे, क्रेडिट्स देंगे उसको, ठीक है। एवरी 30 आवर्स, क्योंकि देखिए टोटल 1200 आवर्स है, आई एम रिपीटिंग 1200 आवर्स है, और हर 1200 घंटे में 40 क्रेडिट मिलना है बच्चे को। इसका मतलब अगर आप डिवाइड करके देखेंगे तो 30 आवर्स पे 1 क्रेडिट होगा। 1200 डिवाइड बाई 40, 30 आवर्स का 1 क्रेडिट होगा बच्चे का। एक चीज और ध्यान रखना है, अगर बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसमें क्रेडिट 0 होंगे। ऐसा हो सकता है कि बच्चा बोर्ड में गया और उस फेल हो गया, या क्लास 9th का पेपर दे रहा है और वो 33% मार्क्स आए या 33 से कम आए एक्चुअल में, तो वो फेल हो गया। उस केस में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बच्चा दोबारा पढ़ेगा। जब दोबारा पढ़ेगा तो उसमें जो मार्क्स आएंगे, उसमें जो दोबारा जो भी कुछ करेगा, सब चीज में पार्टिसिपेट करेगा, अकॉर्डिंगली उसको क्रेडिट मिलेगा, ना कि मार्क्स के बेसिस पे। इसका मतलब, क्योंकि अगर हम फेल वाले सब्जेक्ट में क्रेडिट देंगे तो जब दोबारा पढ़ेगा तो क्या करेंगे, इसलिए इन्होंने कहा कि अगर बच्चा फेल हो जाता है उस केस में कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर बच्चा कोई एडिशनल सब्जेक्ट ले लेता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे के 40 क्रेडिट्स एक साल में होंगे, लेकिन अगर बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट लेता है तो 7-7 क्रेडिट बढ़ते जाते हैं, हर एक सब्जेक्ट के 7 क्रेडिट है। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा कैसे वो 7 क्रेडिट मिलेंगे बच्चे को। तो अगर बच्चे ने एक सब्जेक्ट एडिशनल ले लिया तो उसको 40 की जगह 47 होगा, 2 सब्जेक्ट एडिशनल ले लिया तो 54 होगा। इस तरह से 7-7 क्रेडिट बढ़ते जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट्स। तो जब भी बच्चा कोई एडिशनल सब्जेक्ट लेगा तो उसके क्रेडिट बढ़ जाएंगे, इन द सीक्वेंस ऑफ 7-7 के गैप पे वो बढ़ेंगे, ठीक है। नाउ एक चीज ध्यान रखना है, क्रेडिट उसी सब्जेक्ट क्रेडिट आप तभी दे पाएंगे, उसी चीज की दे पाएंगे जो चीज आप एसेस कर सकते हैं। अगर किसी चीज को आप एग्जामिन नहीं कर सकते, चेक नहीं कर सकते उसकी लर्निंग, कि भाई हमने ये जो कराया है या बच्चे ने जो प्रोजेक्ट किया है इसमें इसकी लर्निंग को अगर आप एसेस नहीं कर सकते, एग्जामिन नहीं कर सकते, तो आप उसको उसका क्रेडिट नहीं देंगे। यानी आपको अपना लेसन प्लान बनाते समय, आपको अपना करिकुलम डिजाइन करते समय इस चीज को ध्यान रखना है कि आप जो चीज बच्चे को सिखा रहे हैं, क्या बच्चे ने सीखा कि नहीं सीखा, इस चीज को आप किस तरह से एग्जामिन करेंगे, इस चीज को किस तरह से एसेस करेंगे, इस चीज को किस तरह से इवेल्युएट करेंगे, वो इवेल्युएशन प्रोसेस होना चाहिए। क्रेडिट फ्रेमवर्क में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखी है कि मिनिमम अटेंडेंस फिक्स करनी है रेगुलेटर को, ठीक है। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं दिया है, कहता है लेकिन मिनिमम अटेंडेंस रेगुलेटर को फिक्स करनी है। रेगुलेटर मतलब अगर कॉलेज की बात करें तो यूजीसी होगा या एआईसीटी होगा, अगर स्कूल की बात करें तो सीबीएसई होगा। रेगुलेटर को मिनिमम अटेंडेंस फिक्स करनी है। इन्होंने एक सजेस्टिव दिया है कि वो जो मिनिमम है वो मिनिमम 75% होना चाहिए, वो 80 भी हो सकता है, वो 90 भी हो सकता है। वो इन्होंने कहा कि भाई जब आप मिनिमम फिक्स करोगे तो मिनिमम शुड बी एटलीस्ट 75। अब ऐसा ना हो कि मिनिमम ही आपने 30% फिक्स कर दिया कि जी 30 आ गया तो हम क्रेडिट दे देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी बताई है कि पूरा एजुकेशन में एक ही क्रेडिट फ्रेमवर्क होगा। ऐसा नहीं होगा कि स्कूल के लिए अलग होगा, कॉलेज के लिए अलग होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। आईआईटी के लिए अलग होगा, आईएम्स के लिए अलग होगा, बिल्कुल नहीं। एक क्रेडिट फ्रेमवर्क है जो एवरीवेयर अप्लीकेबल है, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल टिल पीएचडी लेवल, हर जगह यही क्रेडिट फ्रेमवर्क अप्लीकेबल है। इन्होंने ये बातें बताई हैं। आगे चलते हैं। नाउ क्रेडिट्स किस किस चीजों पे मिलेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जिस पे आपको बच्चे को क्रेडिट देना है। कुछ मैं एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में है। डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट, डिपेंडिंग अपॉन योर एरिया यू कैन चूज। बट जैसे ये कहते हैं करिकुलर एरियाज में थ्योरी पे, प्रैक्टिकल पे, ग्रुप वर्क पे, फील्ड विजिट्स पे आपको देना है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आर्ट, स्पोर्ट्स, कॉम्पिटिशंस, इस पे आपको देना है। वोकेशनल एजुकेशन में 3 तरह के वोकेशनल एजुकेशन ने बताए हैं, लाइफ से रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड, सर्विसेज से रिलेटेड, इस पे आपको देना है। उसके बाद ये इंटर्नशिप पे बताते हैं, कॉर्पोरेट्स पे, कॉर्पोरेट इंटर्नशिप बच्चा करता है, एनजीओ इंटर्नशिप बच्चा करता है, उस पे भी बच्चे को आपको क्रेडिट देना है। तो किस किस चीजों पे आपको क्रेडिट देना है वो इन्होंने बताया है, वो उन्होंने समझाया है। आगे चलते हैं। जब आप
डिसाइड कर लेंगे कि हाँ जी बच्चे का क्रेडिट होगा, बच्चे को क्रेडिट दिया जाएगा, तो सबसे पहला काम क्या है आपका, जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, उस सिलेबस को आपको इस तरह के एक टेबल बना के डिवाइड करना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सपोज 12th क्लास के अकाउंटेंसी का, ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल ऐसे ही, क्योंकि मैंने वही पढ़ाया है। तो आप टॉपिक कौन सा है, उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाएंगे, व्हाट पेडागोजी यू विल बी यूजिंग व्हाइल टीचिंग दैट टॉपिक, उसके बाद उसको कितने आवर्स एलोकेट करेंगे, 1200 आवर्स है, उस 1200 आवर्स में से कितने आवर्स उसको एलोकेट करेंगे, वो कितने मार्क्स का होगा, और उसके कितने क्रेडिट होंगे। इस तरह से अपने टॉपिक्स को और सब टॉपिक्स को आपको डिवाइड करना है। पहले जैसे हम लोग यूनिट वाइज, टर्म वाइज डिवीजन करते हैं, तो अब आपको नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स अपने सिलेबस को आर वाइज एंड क्रेडिट वाइज भी डिवाइड करना है, कि कौन सा कंटेंट कितने आवर्स में कंप्लीट होगा। टीचिंग आवर्स, नेशनल टीचिंग आवर्स की बात कर रहे हैं, टोटल 1200 है, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, टोटल नेशनल टीचिंग आवर्स इन अ ईयर इज 1200। उस 1200 में से पर्टिकुलर टॉपिक को आप कितने आवर्स दे रहे हैं और उसके कितने क्रेडिट हैं, ये आपको डिवाइड करना है। ये एक सैंपल मैंने आपको दिखाया ना। अब ध्यान देखिए, साथ जो क्रेडिट है ना, मैंने शुरू में बताया कि वो नोट है, वो आपके बैंक में जाएंगे। जो क्रेडिट है, बच्चे को जो क्रेडिट मिलेंगे वो नोट है, और वो किस में जाएंगे, एकेडमिक क्रेडिट बैंक में जाएंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट उसे कहते हैं, ABC, उसका नाम है ABC, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, उसमें जाएंगे। अब सपोज एक और किसी साल में कितने क्रेडिट मिल सकते हैं, मैंने बताया 40 मिलेंगे, 9th में भी 40 मिलेंगे, 10th में भी 40 मिलेंगे, 11th में भी 40 मिलेंगे, 12th में भी 40 मिलेंगे। हर साल बच्चे को 40 क्रेडिट मिलेंगे। हाँ, नो डाउट, अगर वो एडिशनल सब्जेक्ट ले लेता है तो उसको 47 भी हो सकते हैं, 54 भी हो सकता है, वो 7 से बढ़ता जाएगा। एवरी वन एडिशनल सब्जेक्ट पे 7 क्रेडिट इंक्रीज हो जाएगा नाउ। लेकिन ये जो नोट है ना, इन नोट्स की वैल्यू अलग अलग है। अगर बच्चे को जो नोट मिल रहे हैं, नोट मतलब क्रेडिट जो मिल रहे हैं, 9th क्लास में मिले हैं, तो हर क्रेडिट की वैल्यू 2.5 है। उसी तरह है जैसे कि मम्मी ने मुझे पिगी बैंक में पैसे तो दिए जी, कितने नोट है, लेकिन वो नोट 10 रुपए वाले हैं, 20 रुपए वाले हैं, 50 रुपए वाले हैं, 100 रुपए वाले हैं। तो जो 9th क्लास में जो क्रेडिट मिलेंगे, उसकी हर क्रेडिट की वैल्यू 2.5 है। इसके नीचे की भी है, इसके ऊपर की भी है, कॉलेज वाले की भी अलग वैल्यू है। मैं केवल 9, 10, 11, 12 बता रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सबके पास पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, आप उससे चेक कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 9th क्लास में जो क्रेडिट है, हर क्रेडिट की वैल्यू 2.5 है। यानी अगर 40 क्रेडिट्स है, बच्चे को टोटल मिल जाते हैं, टोटल के टोटल बच्चे को मिलते हैं, तो उसके 100 क्रेडिट पॉइंट वो अक्यूमुलेट कर पाएगा। ठीक है। जो 10th क्लास में क्रेडिट है, जो नोट है, हर नोट 10 रुपए वाला पहले नोट था, अब 20 रुपए वाला नोट है, यानी 3 क्रेडिट है उसके। ठीक है। उसी तरह जो 11th क्लास में है, उसमें जो क्रेडिट की वैल्यू है, उसकी वैल्यू है आपकी 3.5। और जो 12th क्लास में है, उसमें हर क्रेडिट की वैल्यू है वो 4 है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 9th क्लास में 2.5 है, 10th क्लास में 3 है, 11th क्लास में 3.5 है, और 12th क्लास में 4 है। ये उसी तरह है जैसे नोट होते हैं। मेरे जेब में कितने नोट है, और नोट तो है, नंबर ऑफ नोट काउंट कर लिए, ठीक है जी, मैक्सिमम कितने नोट रख सकते हैं, 40। लेकिन मैक्सिमम 40 के बाद वो नोट कितने रुपए वाले नोट है। तो अगर मैं 9th क्लास में हूं तो 2.5 रुपए वाले नोट है। अगर मैं 10th क्लास में हूं तो वो 3 रुपए वाले नोट है। यहाँ पे उसकी वैल्यूज दी हुई हैं, हर क्रेडिट की वैल्यू। अब ध्यान रखिएगा, मैं फिर बता रहा हूं, ये 40 की जगह ये 47 भी हो सकता है, 54 भी हो सकता है, अगर बच्चा एडिशनल सब्जेक्ट ले लेता है तो। अदरवाइज मैक्सिमम क्रेडिट 40 ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं ना। अब देखिए जरा, मार्कशीट जो बच्चे की बनेगी, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे की मार्कशीट बनेगी, जब आप जो रिपोर्ट कार्ड जिसे आप कहते हैं साल के एंड में, तो जनरली जब आप मार्कशीट में क्या करते हैं, आप थ्योरी के मार्क्स लिखते हैं, आप प्रैक्टिकल के मार्क्स लिखते हैं, आप टोटल मार्क्स लिखते हैं, आप ग्रेड्स लिखते हैं, A1 A2 B1 B2, इस तरह से मैक्सिमम यही 4 चीजें लिखते हैं। इसके बाद एक 5वीं चीज भी जरूर लिखेंगे अब आगे से, वो है क्रेडिट। कि बच्चे के मार्क्स तो 85 हैं, लेकिन क्रेडिट्स कितने हैं। 85 मार्क्स मिलने के बाद भी 4 क्रेडिट हो सकते हैं, 2 क्रेडिट हो सकते हैं, 1 क्रेडिट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन उस सब्जेक्ट में टोटल कितने थे, और बच्चे ने कैसा वर्क किया, बच्चे ने कैसे ग्रुप वर्क किया, बच्चे ने कैसे प्रोजेक्ट वर्क किया, बच्चे ने कैसे इंटर्नशिप किया, वॉट एवर द वर्क यू हैव असाइंड, बच्चे ने उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया। अकॉर्डिंगली मैं मार्क्स और क्रेडिट अलग
अलग होंगे। किसी बच्चे के 90, 95, 100 मार्क्स होके भी क्रेडिट कम हो सकते हैं, और किसी बच्चे के केवल 30, 35, 40 होके भी क्रेडिट ज्यादा हो सकते हैं। बच्चे के मार्क्स और क्रेडिट दोनों चीज होंगे। ये जो मार्क्स हैं ये बच्चे के रिपोर्ट कार्ड में है, और ये जो क्रेडिट है ये रिपोर्ट कार्ड से जाएंगे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट जो होगा, सपोज ये 4 क्रेडिट वहां पहुंचते हैं। अब एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट को पता है कौन से क्लास के मार्क्स आए हैं जी, ये 9th क्लास के। 9th क्लास के 4 क्रेडिट आए हैं तो उसको पता है 4 इंटू 2.5 करके वो ऐड कर लेगा। अगर 5 क्रेडिट आए हैं तो 5 इंटू 2.5, क्योंकि 9th क्लास में 2.5 है। 10 अगर ये 10th क्लास का होता तो कहता है जी किसी बच्चे के 30 क्रेडिट्स आए हैं 10th क्लास में, तो 30 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा, 90 जो है एकेडमिक क्रेडिट पॉइंट्स जो है उसके जमा हो जाएंगे। इस तरह से उसके बैंक में पॉइंट्स जमा होते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि पिक्चर के डायलॉग में बोला जाएगा कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ठीक है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, तो कहेंगे मेरे पास इतने क्रेडिट है। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले समय में अभी क्या होता है, कहा जाता है ऑल दोज हु आर ग्रेजुएट हैविंग इतना परसेंटेज कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट और दिस कोर्स। ऐसे आपने देखा होगा पेपर में जब एडवर्टीजमेंट आता है। आने वाले समय में आपको एडवर्टीजमेंट ऐसे आएगा, ऑल दोज हु हैव दिस मच ऑफ क्रेडिट कैन अप्लाई फॉर दिस कोर्स। इस तरह से कुछ चीजें निकल कर आएंगी। मैं यहाँ पे एक चीज और बता रहा हूं, होने क्या वाला है आने वाले समय में, एक ऐसी चीज होने वाली है। सपोज अभी आपको पता होगा विराट कोहली जी आई थिंक 10वीं 12वीं पढ़े, सचिन तेंदुलकर जी 10वीं पढ़े। सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिल गया लेकिन वो ग्रेजुएट नहीं। तो अगर आप ग्रेजुएट के रिस्क बनाओगे तो सचिन तेंदुलकर जी उससे बाहर हो जाएंगे, बिकॉज वो ग्रेजुएट नहीं हुए। लेकिन आने वाले समय में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या नहीं है इससे मतलब नहीं होगा। आपके पास मैं पढ़ा, मैंने 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, मेरे पास 400 क्रेडिट हो गए। सचिन तेंदुलकर जी ने 10वीं पढ़ा, उसके बाद वो क्रिकेट में चले गए, क्रिकेट खेला, ये हुआ, उनके पास क्रेडिट हो सकता है मुझसे वो 10वीं पढ़े हैं लेकिन मुझसे ज्यादा क्रेडिट हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड कोई ऐसा पर्सन होगा जो 10th पढ़ने के बाद या 8th पढ़ने के बाद वोकेशनल एजुकेशन में चला गया या कारपेंटरी का काम करने लगा कुछ, उसके क्रेडिट्स बढ़ते जाएंगे, और बढ़ने के बाद उसके क्रेडिट 200 हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। अब एक चीज और होने वाली है जो ये कहता है कि जी अगर मुझे सपोज मेरे को पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो आज के टाइम पे क्या होता है, मैं 10th करता हूं, मैं 12th करता हूं, मैं ग्रेजुएशन करता हूं, और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जाके एडमिशन लेता हूं। ऐसा होगा कि मैंने 10th किया, 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, मैं कोई बिजनेस में चला गया, बिजनेस में जाके मैंने काम किया, वहां से मैंने क्रेडिट एक्युमुलेट किए, कोई ना कोई बॉडी बनाई जाएगी जो देखेगी कि हाँ मैं किस तरह का बिजनेस कर रहा हूं, वो मुझे मेरे वर्क को क्रेडिटाइज करेगी, वो मेरे वर्क को आइडेंटिफाई करेगी, इवेलुएट करेगी और मुझे क्रेडिट देगी। अब अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के लिए 200 क्रेडिट चाहिए, एक बच्चा क्या करेगा, 8th किया, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया और पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। दूसरे बच्चे ने 8th किया, 10th किया, उसने जो छोड़ दिया, उसने 11th 12th नहीं किया, उसने ग्रेजुएशन नहीं किया, लेकिन जो उसने काम किए उसकी वजह से उसके पास 200 क्रेडिट हो गया। अब वो जाके पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लेगा। यानी डिग्रीज जो होंगी आपकी, जो आपका कहते हैं इसका जो हायर स्टैंडर्ड जो ग्रेड होगा वो आपके क्रेडिट से लिंक होगा, जो स्टेप्स होंगे वो क्रेडिट से लिंक होंगे। इतने क्रेडिट वाले 12th करना है तो आपको इतने क्रेडिट चाहिए, ग्रेजुएशन करना है तो आपको इतने क्रेडिट चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है तो आपको इतने क्रेडिट चाहिए, आर्मी में पढ़ाई करना है तो इतने क्रेडिट चाहिए। अभी क्या होता है, जितने लोग 12th पास है आर्मी के रेस में आ जाओ, दौड़ते हैं, जितने लोग ग्रेजुएट हैं वो सारे यूपीएससी का एग्जाम दे दो, आईएएस नहीं जी। आने वाले सालों में होगा अगर आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है तो आपको इतने क्रेडिट्स चाहिए। आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है, हो सकता है आप ग्रेजुएट ना हो सकता है, दिस इज माय इमेजिनेशन, कि आप ग्रेजुएट हैं या नहीं है, आपके पास क्रेडिट कितने हैं। अगर वो क्रेडिट उतनी है जितने की रिक्वायरमेंट है तो आपको उस एग्जाम में बैठने के लिए, रेलवे के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में, बैंकिंग के एग्जाम में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। आज कैट का एग्जाम देने के लिए आपको ग्रेजुएट होना पड़ता है। आने वाले सालों में कैट का एग्जाम देने के लिए आपको एक मिनिमम नंबर ऑफ क्रेडिट्स चाहिए होंगे। अगर आपके पास वो क्रेडिट्स हैं, आप 12th मान लो आपने 12th किया, 12th करने के बाद आपको स्टार्टअप बनाने लगे, स्टार्टअप पे काम करने लगे, वहां से आपको कुछ क्रेडिट एक्युमुलेट हुआ, आप ग्रेजुएट नहीं हुए, लेकिन क्या आप कैट के एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं? हो सकता है कि आपको बताया जाए कि हाँ जी अगर आपके पास इतने क्रेडिट हो गए तो नाउ यू कैन अपीयर फॉर द कैट एग्जामिनेशन एंड यू कैन डायरेक्टली डू योर एमबीए। तो ऐसे सिस्टम में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। नाउ अब मैं
थोड़ा सा बताऊंगा कि किस क्लास को। आप देखिए, इन्होंने क्योंकि कहा 2023-24 में, रिपीट कर रहा हूं, 2023-24 से ही नाइन्थ क्लास में और 11th क्लास में क्रेडिट देने हैं। अब 2023-24 तो ऑलरेडी चल रहा है। अब 2023-24 ऑलरेडी चल रहा है, तो नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ाते हैं हम दो लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उसके बाद मैथ, साइंस, सोशल साइंस पढ़ाते हैं। इन पांचों के लिए इन्होंने कहा 7 क्रेडिट देना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, 2023-24 में बच्चा जो 9th-10th में है उसके पास 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, और मे बी इफ यू आर फ्रॉम अदर स्टेट तो वहां की अपनी रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। तो दो लैंग्वेज प्लस 3 मैथ, साइंस, सोशल साइंस, तो 7 क्रेडिट ये तीनों पांचों को कहते हैं। फिर कहते हैं वर्क एजुकेशन को 1 क्रेडिट दे दो, आर्ट एजुकेशन को 2 क्रेडिट दे दो, और फिजिकल एजुकेशन को 2 क्रेडिट दे दो। ऐसे करके टोटल 40 क्रेडिट्स बनाए, और ऐसे करके टोटल 1200 आवर्स इन्होंने बनाए हैं फॉर द ईयर 23-24 लगभग निकल गया है। मुझे पता है इस साल ये नहीं लागू होने वाला, और अगर हुआ तो केवल कागज बनेंगे और कुछ नहीं होगा। ये मैं भी जानता हूं और ये आप भी जानते हैं, ऐसा ही होगा। बिकॉज जो साल निकल चुका है, अब उसमें कैसे इवेल्युएट होगा कि बच्चे ने प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया, बच्चे को ग्रुप वर्क किया कि नहीं किया। जो इसका थीम है, जो इस चीज का थीम है, वो थीम ही अलग हो जाएगा। तो अगर सीबीएसई इस साल से इसको इंप्लीमेंट करती है तो नो डाउट यहाँ पे मार्क्स ही क्रेडिट में कन्वर्ट करेंगे स्कूल, जो मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, और सीबीएसई को एक साल का मौका देना चाहिए ना। अगले साल चलते हैं, क्लास 9th अगले साल कैसी होगी। अगर आप क्लास 9th अगले साल देखेंगे तो यू नो कि अगले साल से क्लास 9th में 3 लैंग्वेजेज आ रहे हैं। 3 लैंग्वेज आ रहे हैं, मैथ्स है, साइंस है, सोशल साइंस है, आईडीए है। आईडीए क्लास 9th में होगा, इंडिविजुअल इन सोसाइटी नाम का सब्जेक्ट, और क्लास 10th में होगा एनवायरमेंटल एजुकेशन नाम का सब्जेक्ट आईडीए के अंदर। उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन है, आर्ट एजुकेशन है, और फिजिकल एजुकेशन है। ये चीजें हैं क्लास 9th में, जो क्लास 10th में भी सेम रहेंगी। केवल आईडीए वाला जो इंडिविजुअल सोसाइटी है वो चेंज होके बन जाएगा एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि जी तीनों लैंग्वेज जो है उनको 4-4-4 क्रेडिट दो, और मैथ, साइंस, सोशल साइंस और आपका वोकेशनल एजुकेशन, आई एम रिपीटिंग, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और वोकेशनल एजुकेशन को ये बहुत इंपॉर्टेंट दे रहे हैं बार बार। इनको आपको 5-5 क्रेडिट देना है, 5-5 क्रेडिट देना है, यानी मैथ्स और वोकेशनल एजुकेशन को सेम बता रहे हैं, सेम। तो इनको आपको 5-5 क्रेडिट देना है, और 150 घंटे देने हैं। एक 150 आवर्स में इसके करिकुलम को खत्म करना है। जो लैंग्वेज है उसके 120 आवर्स में खत्म करना है। वो 30 आवर्स का एक क्रेडिट के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे। एवरी 30 आवर का एक क्रेडिट है, यानी 4 क्रेडिट है तो 120 आवर्स अपने आप हो गए, 5 क्रेडिट है तो 150 आवर्स अपने आप हो गए। वो उन्होंने पहले ही बता दिया कि एवरी 30 आवर्स का 1 क्रेडिट है। उसके बाद फिर ये कहते हैं आर्ट एजुकेशन को 2 क्रेडिट दे दो, और फिजिकल एजुकेशन को भी 2 क्रेडिट दे दो। ऐसे करके 40 क्रेडिट्स को कैसे डिवाइड करना है इन क्लास 9th एंड 10th, ये इन्होंने बताया है। आई होप ये बात आपको मैं समझा पाया हूँ। अब मैं जाता हूँ क्लास 11th में। अब क्लास 11th में अगर आप 23-24 की बात करें जो अभी चल रहा है, यहाँ पे भी 5 सब्जेक्ट होते हैं, एक लैंग्वेज होता है, और बच्चे के पास 4 अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। मान लो कॉमर्स का है तो उसके पास अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और फिजिकल एजुकेशन या मैथमेटिक्स होता है। साइंस का है तो पीसीबी या पीसीएम प्लस इंग्लिश प्लस होता है। तो ये पांचों को कहते हैं 7-7-7-7, पांचों को 7-7 क्रेडिट दे दो। उसके बाद अगर आपको याद होगा, आप लोग रिलेट कर पाएंगे, तो जब सीबीएसई में आप लोग ग्रेड भेजते हैं 501, 502, 503 का कुछ ग्रेड भेजते हैं कि वर्क एजुकेशन, जनरल स्टडीज के ग्रेड भेजते हैं, तो उनको इन्होंने कहा कि वर्क एक्सपीरियंस को 1 दे दो, जनरल स्टडीज को 2 दे दो, और फिजिकल एजुकेशन को भी 2 दे दो, यानी स्पोर्ट्स को आप 2 दे दो। इस तरह से टोटल 7 5 या 35 प्लस 5 ये टोटल आपको 40 क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 2023-24 की जब ये बात करते हैं। जो इन्होंने प्रपोज किया है, आई एम अगेन टेलिंग, अभी ये फाइनल नहीं आया है, ये सर होगा या नहीं होगा, अब सीबीएसई का अगला सर्कुलर आएगा, उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना। अगले साल ये होना ही होना है। उसमें क्या कहते हैं, यानी अगले साल क्लास 11th और 12th में कैसे चलेगा वो मैं आपको दिखाता हूं। क्लास 11th एंड 12th में अगले साल से 2 लैंग्वेज आ रही है। 2 लैंग्वेज 12th में तो आएगी नहीं, वो उसके अगले साल आएगी, 11th से होगा। तो कहते हैं जो 2 लैंग्वेज है उसमें आप 6-6 क्रेडिट दो दोनों लैंग्वेज को।
दोनों लैंग्वेज को 6-6 क्रेडिट दो। और जो बच्चे के 4 सब्जेक्ट्स हैं, जो बच्चे के 4 सब्जेक्ट्स होंगे, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, मैथमेटिक्स, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और मान लो फिजिकल एजुकेशन, इस तरह से 4 सब्जेक्ट कोई ना कोई बच्चा लेगा, क्योंकि 2+4 फॉर्मूला अगले साल से आ रहा है। तो उन चारों सब्जेक्ट को, जिसे मेन सब्जेक्ट आप कहोगे, उसमें आपको 7-7 क्रेडिट देना है। और जो लैंग्वेज दोनों है उनको 6-6 क्रेडिट देना है। अब वही मैंने आपको शुरू में बताया कि एवरी क्रेडिट के 30 आवर्स है, तो आप 7 क्रेडिट है तो 7 × 30 कर दोगे, तो 210 घंटे देने हैं मेन सब्जेक्ट्स को। और 6 × 30 करोगे, 180 आवर्स देने हैं आपको लैंग्वेजेस को। इस तरह से आपको क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं बच्चों को। तो आई होप मैंने आपको पूरा क्रेडिट क्या है, किस क्लास में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका क्या पर्पज है, ये मैंने आपको बताया। आई होप कि इसको आप फॉलो करेंगे। ये मेरा नंबर है और मेरा ईमेल। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन आंसर दूंगा। मैंने कोशिश किया कि मैं 40 मिनट में आपको वो चीजें बता पाऊं जो ये 108 पेज का डॉक्यूमेंट कहता है। इस 108 पेज के डॉक्यूमेंट को 40 मिनट में मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की है। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो उसके लिए मैं पूरे हाथ जोड़ के आप लोगों से माफी मांगूंगा। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछिए, हैंड रेज करके, वीडियो ऑन करके। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, जितना मुझे नॉलेज है मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। मैं चाहूंगा कि अगर आप फीडबैक भी दें कि हाँ कुछ चीजें अगर मुझसे छूट गई है, तो आई विल certainly take care of that next time. Damanjeet Kaur ji, yes ma'am, please. गुड मॉर्निंग सर। Good morning ma'am, good morning. मेरा ये पूछना था, जैसे ये जो सिस्टम है तो अभी कमिंग ईयर से शुरू होगा। Yes ma'am. प्रेजेंट अभी 12th पास आउट कर जाएंगे इस साल, है ना? हाँ नेक्स्ट ईयर एंटरिंग इनटू यूनिवर्सिटी। तो हाँ क्या वहां पे इनका ये सिस्टम स्टार्ट होगा? मैम, वो लोग करेंगे भी तो इसका इन बच्चों को नुकसान नहीं होगा। डोंट वरी। एक्चुअल में मैं बता रहा हूँ, इंडिया में क्रेडिट सिस्टम ऑलरेडी, अगर आप आईआईटी जो को देखेंगे तो ऑलरेडी वहाँ चलता है। वहाँ बच्चों को क्रेडिट ही मिलता है, लेकिन वो क्रेडिट केवल उनकी मार्कशीट में होती है। एकेडमिक बैंक वगैरह अभी नहीं बने हुए थे, तो नो डाउट ये नीचे से धीरे धीरे ऊपर जाते हुए बनेगा, तो उन बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है। मोना भसीन जी। Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Thank you, sir, for explaining everything so nicely and clearly. आपको समझ Uh, में, मैम 108 पेज था। मैंने कोशिश किया कि इसको sir, इतने क्रिप्स तरीके से बताऊं कि क्या होता है ना, इतने डॉक्यूमेंट्स है ना, वो समझना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने इसको पढ़ने yes, की sir. कोशिश किया कि इसको क्रिप्स में बताऊं, ताकि ज्यादा लंबा ना हो और चीजें जो आपके काम की है आपको समझ में आ जाए। Yes, sir. सर मुझे एक क्वेश्चन था, जो Yes. आपने बोला 7 पॉइंट्स हैं, क्रेडिट के 7 पॉइंट्स देने हैं। सर वो आपने 40 में से 7 बोले, या वो हाँ, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम? टोटल बच्चे को एक साल में 40 मिलेंगे। सपोज 11th का बच्चा है, उसको 40 मिल रहे हाँ हैं, जी, तो 7 ठीक है, आपके सब्जेक्ट में होंगे। अकाउंट्स में 7 होंगे, एक बिजनेस स्टडी में 7 होंगे, ठीक है। ठीक है। इकोनॉमिक्स के 7 हाँ जी, होंगे, मैथमेटिक्स के 7 होंगे, इंग्लिश के 6 हाँ होंगे, जी। हिंदी के 6 होंगे, ऐसे करके टोटल 40 हो जाए। अच्छा, हाँ, अच्छा। तो टोटल। सर अगर किसी को 7 से ज्यादा नहीं देने, मतलब नहीं, 7 से ज्यादा 7। टोटल क्रेडिट आपके हाथ में 7 क्रेडिट है। एज ए सब्जेक्ट टीचर आपके हाथ में 7 है, स्कूल के हाथ में 40 क्रेडिट हो जाते हैं टोटल। अच्छा, तो मतलब हम 7 में से 3 दें, 4 दें, हाँ, मैक्सिमम वो 7? आप कैसे देंगे, वो डिपेंड करेगा कि बच्चा कितना कैसे पार्टिसिपेट करता है। मैं ठीक है, आपको बता रहा हूँ, जो आप ठीक। लोग कहते हैं ना, बच्चे तो स्कूल ही नहीं आते, बच्चे तो हाँ जी, ट्यूशन में लगे रहते हैं। मुझे लगता हाँ है जी। कि आने वाले सालों में समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि ट्यूशन ओके। वाला क्रेडिट नहीं दे पाएगा। ट्यूशन हाँ वाले जी, हाँ मार्क्स तो दे जी, पाएगा, बिल्कुल। लेकिन हाँ क्रेडिट जी, नहीं दे पाएगा। क्रेडिट आपके हाथ में है, इफ यू आर ए स्कूल टीचर, तो वो। ठीक है। हाँ, ठीक हाँ है। जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। विनोद सिंह जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग प्लीज। सर ये 30 आवर्स है जो, ये वीकली का है या फिर सर ये इसका मंथली? नहीं सर, 30 आवर्स टोटल हैं आपके एक क्रेडिट के लिए। आपके पास 210 घंटे आपको पढ़ाना है। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मैं अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी सर। हाँ, तो आपके अकाउंटेंसी के 210 घंटे होंगे पूरे साल में, और बिजनेस स्टडी के 210 घंटे होंगे। टोटल 420 घंटे आपको एक बच्चे को पढ़ाना है। ये ठीक है, टोटल ईयर का है एक सर ये? साल, एक साल में। ठीक सर, थैंक यू सर। ठीक है। सुमन मैम। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग मैम। Thank you so much for this informative session and seriously मतलब बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हैं आप हर चीज को। थैंक यू मैम, थैंक यू और वेरी मच। मुझे लगता है हम लोग अगर पढ़ने बैठेंगे तो आई डोंट नो इतना मैनेजिंग। सर मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है, लाइक क्रेडिट्स का दे पीपल आर स्टार्टिंग दिस सिस्टम। यस। लाइक अगर हम असेसमेंट की भी बात करते हैं, जो ईच सब्जेक्ट में हमारी 20 मार्क्स की होती है, स्पेशली 10th से प्रॉपरली फॉलो होती है,
तो उसमें भी आपको पता है कुछ बच्चे करते हैं कुछ नहीं, बट स्कूल एंड ऑफ द डे सबको 17, 18, 19, 20 दे ही देता है, तो इसमें भी वही सब चलेगा फिर? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर चलेगा तो अल्टीमेटली नुकसान स्कूल का होगा। फिर आप लोग कहेंगे बच्चे स्कूल ही नहीं आते, बच्चे डमी में जाते हैं, बच्चे ट्यूशन सेंटर के पास जाते हैं। ये तो आपके ऊपर है, आप कैसा सिस्टम बनाना चाहते हैं। देखो, रेगुलेटर वहां पे असहाय हो जाता है जहां पे उसको फॉलो करने वाले। अब मुझे भी पता है 20 मार्क्स के प्रैक्टिकल में हम लोग काजू खिला के 20 मार्क्स देते थे। हम कहीं जाते थे, हम भी राइट। देते थे, कोई और हमारे यहाँ आता था वो भी देता था। अब वही है कि अगर आप लोग उसको वैसे ही फॉलो करना चाहते हैं तो फिर आप कहेंगे कि यार बच्चे तो स्कूल ही नहीं आते, हम क्या करें, कब पढ़ाएं, ट्यूशन में भगे रहते हैं। तो वो तो होगा वह। अब क्या होता है ना, हम अपने क्षणिक सुख के लिए क्या होता है, आपका रिजल्ट अच्छा चाहिए। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका रिजल्ट इम्पैक्ट नहीं हो रहा, रिजल्ट तो आपका अच्छा आ जाएगा ना। अब आपके ऊपर है कि आप चाहो नहीं, जो ग्रेड भी अच्छा दे दो तो दे दो जी, आप दे तो दोगे, लेकिन अल्टीमेटली बच्चे को नुकसान होगा। बच्चे को क्रेडिट इकट्ठे हो बच्चे को जाएंगे, फिर उस क्रेडिट की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जो जैसे मार्क्स की वैल्यू नहीं है। आज के टाइम पे मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं बची। बच्चा 99 लेके जाता है, उसको कोई कोई अपने यहाँ कंपनी में नौकरी नहीं देता, वो तो इंटरव्यू देता है जी, वहां चेक करता है। अब आप चाहते हैं कि उसके क्रेडिट की वैल्यू रहे, तो आपको उस क्रेडिट को वैल्यू के हिसाब से देना है, बांटना नहीं है। ठीक है। बट सर जनरली आपने देखा है कि सम टाइम प्रेशर्स ऐसे आते हैं कि रादर आई वांट कि चल सकता है, लेकिन कुछ प्रूफ्स बच्चों के पार्ट पे जरूरी कंपलसरी एक तो सबमिशन जरूर होना। कुछ ना कुछ सिस्टम तो निकाला जाएगा, और आपके पास जब सर्कुलर आएगा तो उसमें बनाया जाएगा कि हाँ जी किस चीज का, क्योंकि इन्होंने कहा है विदाउट असेसमेंट आपको क्रेडिट नहीं देना है, क्रेडिट उसी चीज का देना है जिसको आप एसेस कर सकते हैं। तो नो डाउट, जैसे सीसी था उसमें बहुत सारे कागज तैयार करने पड़ते थे बच्चे के, तो यहाँ पे भी आपको बनाने पड़ेंगे, और उसी के हिसाब से होगा। कम से कम इसी बहाने बच्चा कुछ तो करेगा, देखते हैं बात। राइट। ठीक है। हरिंदर जी, रामबा जी, गुड मॉर्निंग नमस्कार। सर। नमस्कार, आई होप मैं कुछ बता पाया होऊंगा। नमस्कार सर। सर नमस्कार। बहुत अच्छा लगा और काफी कुछ सीखने को मिला। साथ साथ कुछ क्वेरीज थी यस कि सर। जैसे केंद्रीय विद्यालय में जो है 6 सब्जेक्ट के तौर पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो है आईटी सब्जेक्ट दे रहे हैं, साथ ही बच्चा थर्ड लैंग्वेज भी अडॉप्ट कर ले रहा है। हाँ तो उस कंडीशन में ये ग्रेडिंग्स जो है वो कैसे होगी? हाँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में आप 9th-10th की बात कर रहे हैं। सर 9th 10th और इवन बच्चे 11th 12th में भी जो है हाँ, एडिशनल तो सब्जेक्ट के तौर मैंने पे आपको बताया कि देखिए 6 सब्जेक्ट ले लेते हैं। अगले साल से 9th-10th में 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं। पता है, ये तो एनसीएफ के हिसाब से 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं। जी हाँ जी, हाँ जी, इसके 10 बाद सब्जेक्ट। अगर आपको लगता है कि बच्चा 11वां भी देगा, मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल हो जाएगा बच्चे के लिए। बिल्कुल काफी ठीक है, मुश्किल हो जाएगा। तो 10 सब्जेक्ट के क्रेडिट उन्होंने डिवाइड करके दे दिया, मैंने अभी आपको पीपीटी में दिखाया। ठीक है, जी और अगर 11वां लेगा तो उसके 7 क्रेडिट एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, उसको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके 40 की जगह 47 हो जाएंगे। 47 हो जाएंगे। हाँ, जी ठीक है। तो सर। उसी तरह 11-12 में भी है। 11-12 में 2+4 का उन्होंने 6 सब्जेक्ट बताए हैं, 6 तो कंपलसरी है, उसमें 40 क्रेडिट मिलेंगे। अब अगर कोई एडिशनल लेता है तो उसको फिर और 7 बढ़ जाएंगे। ठीक है, लोग करते हैं, कोई चाहता है कि मैं मेहनत करूं, मेरे ज्यादा क्रेडिट हो। ये उसी तरह है जैसे मैं काम करता हूं, कुछ लोग ओवर टाइम करते हैं, ओवर टाइम करके इकट्ठा पैसा और करते हैं। मैंने बताया ना शुरू में कि लोग ऐसे ही कहेंगे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है, तो मेरे पास इतने क्रेडिट है, मेरे पास इतने ग्रेट सर। क्रेडिट है। ऐसा कुछ होगा, आई डोंट नो, ऐसा विजुअलाइजेशन मुझे लगता है कि जो जितने क्रेडिट होंगे लोगों को अकॉर्डिंगली उस तरह से किया जाएगा। बिल्कुल। ठीक। थैंक यू गुंजन वेरी मच गुप्ता सर। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। गुंजन गुप्ता जी। या सर, आपका जो सेशन था बहुत ही अच्छा, बहुत इंसाइटफुल था। थैंक यू सर मैम। मैं डॉन बॉस्को टेक सोसाइटी से हूँ। हम वोकेशनल एजुकेशन के कोर्सेज कराते हैं स्टूडेंट्स को। ओके, तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पर ये था सर, वोकेशनल एजुकेशन में 5 क्रेडिट्स मिलेंगे बच्चे को, यू आर टॉकिंग अबाउट क्लास 9-10। या लाइक यस, जैसे ठीक मैथ्स है। में हाँ 5 मिलेंगे, हाँ, वोकेशनल में वोकेशनल में भी 5 9। मिलेंगे। यस यस तो मैम। सर ये एक ही वोकेशनल कोर्स करने पर मिलेगा या एक फिर? ही मैम, हर क्लास में बच्चे को एक वोकेशनल कोर्स, 6 ऑनवर्ड्स एक वोकेशन चूज करना कंपलसरी है एज पर एनसीएफ। 6 में एक चूज करेगा, 7th में एक करेगा, 8th में एक करेगा, 9th में एक करेगा, 10th में एक करेगा। तो टोटल बच्चा 5 वोकेशनल कोर्स करेगा ड्यूरिंग 5 ईयर्स। और हो सकता है बच्चा 11th में भी चूज कर सकता है, बिकॉज वहां पे ऑप्शन है चूज करना है या नहीं करना है, ऑप्शन है। तो अगर फिर भी हर ओके। बच्चा 5 करेगा
तो आपका 5 × 5 25 क्रेडिट्स उसके पास एकोमोडेट होंगे थ्रू वोकेशनल एजुकेशन। उसके थ्रू बच्चा को 5 सालों में पता चल जाएगा कि हाँ जी मैं किस चीज में बेटर हूँ, मुझे साइंस लेना है, कॉमर्स लेना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है। क्योंकि वो काम वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, बच्चा काम करता है, काम करके सीखता है। तो उसका जिस एरिया में इंटरेस्ट जगेगा, जिस एरिया के कोर्स में 5 सालों में, कभी वो प्लांटेशन कर रहा है, कभी वो कारपेंटरी कर रहा है, कभी वो आईसीटी कर रहा है, कभी वो अकाउंटिंग कर रहा है, कभी वो फाइनेंशियल लिटरेसी कर रहा है, तो जिस एरिया में उसका मन होगा उसी में वो आगे अपना करियर बनाएगा। तो टोटल 25 क्रेडिट आप लोगों के हाथ में है जो वोकेशनल एजुकेशन के टीचर हैं। आप बच्चों को अच्छे से वो काम कराइए और उसी हिसाब से क्रेडिट दीजिए ताकि बच्चा उसके महत्व को समझ सके, केवल डिग्री ना ले। तो सर हर क्लास में कुछ लिस्ट ऑफ वोकेशनल कोर्सेज भी रिलीज हुआ है क्या? एकदम बिकॉज मैं थोड़ा सा आउट ऑफ टच। एनसीएफ ने कुछ सैंपल दिए हैं। सैंपल अगर आप एनसीएफ 600 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, वैसे मेरी पीपीटी में भी है, जब मैंने पीपीटी आप लोगों के साथ पहले शेयर की हुई है, उसमें ऑलरेडी है कौन कौन से वोकेशनल कोर्सेज डालने हैं। लेकिन इसमें बहुत अच्छी चीज, एक बहुत अच्छी लिखी है, वो कहते हैं एज पर द एरिया रिक्वायरमेंट। बच्चा जिस जगह पे रहता है वहां की क्या रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली वोकेशनल एजुकेशन आप चूज कर सकते हैं। एग्जांपल्स के थ्रू बता रहा हूं, अगर आप इलाहाबाद में रहते हैं तो वहां पे कुछ और हो सकता है। अगर आप आगरा के आसपास रहते हैं वहां कुछ लेदर इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई वोकेशन चल सकता है। अगर आप मुरादाबाद में रहते हैं तो वहां कुछ बैंगल चूड़ियों से रिलेटेड कुछ हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरह के एरिया में आप रहते हैं, वहां पे किस तरह का रिक्वायरमेंट है, वहां की लोकल रिक्वायरमेंट, उस तरह का कोर्स आपको रन करना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। नेक्स्ट एनीवन एल्स? तो किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मैंने कोशिश किया कि 1 घंटे भी अभी पूरे हमारे नहीं हुए, मैंने जानबूझ के 10-15 मिनट लास्ट के रखे थे कि आप लोग के कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं जरूर लूंगा। अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो मैं दे सकता हूँ। मैंने सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है। यस मैम, प्लीज प्लीज, माय प्लेजर। यस सर। सर आपने शुरू में ये बोला था ना क्रेडिट्स का, कि क्रेडिट्स अलग होंगे और मार्क्स अलग होंगे। अब एकदम जैसे आपने क्रेडिट सचिन का अलग होंगे। एग्जांपल दिया है मेरा ना। एक हम्बल रिक्वेस्ट है मैम, जो लोग रीफ कर रहे हैं उनके लिए, कि प्लीज जिस भी ग्रुप से आपने इस सेशन को ज्वाइन किया, जहां से भी आपको लिंक मिला, आप इसका फीडबैक जरूर, यस नो खराब अच्छा जो आपको मन करे जरूर डाल दीजिएगा कि हाँ जी आपने जो सेशन ज्वाइन किया आपको कैसा लगा। हाँ जी मोना मैम प्लीज। हाँ जी सर। सर जैसे बोर्ड रिजल्ट में आपने बोला कि स्कूल्स में होता है कि मतलब हर स्कूल चाहता है हमारे बच्चे सबसे अच्छा करें, सबसे अच्छा बोर्ड रिजल्ट आए। तो अब जैसे ये क्रेडिट स्कोर भी तो फिर उसी में गिना जाएगा या अलग रहेगा? नहीं मैम, बोर्ड का जो रिजल्ट आएगा वो आपके, मैंने आपको एक मार्कशीट दिखाई थी, उसमें हाँ बोर्ड जी। तो आपको मार्क्स देगा और हाँ क्रेडिट अलग चीज है। क्रेडिट अलग चीज, ठीक है। ठीक। अब अगर आप चाहते हैं नहीं जी मेरे बच्चे को इतने क्रेडिट और मुझे बोर्ड पे दिखाना है और उसमें झूठ मूठ का देंगे, तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू देखिए, कोई भी चीज तभी सही होगी जब उसको कहते हैं ना, उसको बाय हार्ट उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कि जो उसका हाँ जी विजन है सर, उसको इम्प्लीमेंट कर। देखिए इम्प्लीमेंट करने का पूरा दायित्व आप लोगों के ऊपर है। हमारे पे है। ठीक है। हाँ, हाँ आप जी। कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं उसी पे इसका सक्सेस या इसका फेलियर डिपेंड करेगा। हाँ जी ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर, Thank you, Dr. Tripathi. It was a wonderful session. थैंक यू This मैम, is थैंक Dr. यू। Mangalaved. हेलो मैम, कैसे आप भी हैं? मुझे लगा अच्छा, तो जी आई जी, होप। I am traveling, तो इसलिए वीडियो ऑन नहीं हो सकता. अच्छा, So thank you so much. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू Okay. एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir, for this wonderful session. It was really informative, sir. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। थैंक यू। सुधीर जी थैंक यू सुनील सर। एकदम ठीक सर, अच्छा लगा कि आपने ज्वाइन किया। आई होप मैं कुछ मदद हाँ जी कर पाया हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपसे हमेशा एक सीखने को मिलता है, लर्निंग एंड रिस्पेक्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir, for inspiring us. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।